कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। विवान की बात सुनकर संजना बोली, पर सब एक जैसे तो नहीं होते। विवान माना कि विक्रांत खन्ना उसका बाप है और अथर्व उसका भाई। वो दोनों औरतों की इज्जत नहीं कर पाए और ना ही उनके भरोसे को कायम रख पाए। पर तुम भी तो उसी के भाई हो और तुम उन दोनों से बहुत ज़्यादा अलग हो, इनफैक्ट सबसे अलग। ये मेरी तारीफ हो रही है या फिर कीर्ति की शादी की सिफारिश? दोनों, संजना मुस्कुराते हुए बोली और उसके साथ विवान भी मुस्कुराने लगा। ओके डन, मैं कीर्ति से बात करूंगा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विवान शरारत से बोलते हुए उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। संजना ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मतलब तुम्हें रिश्वत चाहिए? ऑफ कोर्स, जब रिश्वत इतना स्वीट हो तो लेने में क्या हर्ज है? विवान उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए बोला। संजना भी उसकी बातों का मतलब समझ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विवान ने संजना के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराकर उसके कान में धीरे से बोला, आई लव यू जान, और अगले ही पल उसके होठों को लॉक कर दिया। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे के एहसास में खो गए। वो दोनों इससे आगे बढ़ते उससे पहले ही दोनों के कानों में सावी के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग हो गए। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई तो संजना ने शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। उसके शर्माने की अदा पर विवान फिदा हो गया। वो मुस्कुराते हुए उठा और सावी के पास जाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। क्या बच्चा, अगर आप ऐसे ही डिस्टर्ब करती रही तो आपकी छोटी भाई या बहन कैसे आएगी? विवान सावी को पुचकारते हुए बोला, पर उसकी नज़र संजना के रिएक्शन पर थी, जो उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में घूर रही थी। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे ना? सोचकर बताऊंगा जान, उसने मुस्कुराते हुए आई विंक कर दिया और सावी को कंधे पर रखकर सुलाने की कोशिश करने लगा। निहायती बेशर्म इंसान हो, बच्ची के सामने क्या बोलते हो, ये भी तुम्हें नहीं पता? संजना उसे घूरते हुए बोली, जिस पर विवान ने कहा, क्या गलत कहा मैंने? सावी को छोटी बहन या भाई तो चाहिए ना, इसमें क्या बेशर्म वाली बात है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, संजना गुस्से में बोली और सो गई। अगली सुबह जब कीर्ति की नींद खुली तो सबसे पहले उसे माहिर की याद आई। उसने जब अपने बगल में देखा तो माहिर वहाँ नहीं था। वो उठी और जल्दी से बालकनी की तरफ गई, पर उसे वहाँ से भी माहिर कहीं नज़र नहीं आया। वो मायूस होकर अंदर रूम में आई तो उसे बेड के साइड टेबल पर एक छोटा सा चिट दिखा। जब उसने उस चिट को लेकर पढ़ा तो उस पर लिखा था, बैक टू रेस स्वीट हार्ट। मैं कभी रेस से बाहर थी ही नहीं ठाकुर, मैं तो फ्यूचर में आने वाले खतरों से लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार रहती हूँ। इंतज़ार है तुम्हारा, आ जाओ अपनी बारात लेकर। कीर्ति ने उस लेटर को फोल्ड करके डस्टबिन में फेंका और अपने बालों का जोड़ा करते हुए वॉशरूम में चली गई। नीचे डाइनिंग रूम में सारे बच्चों के साथ सारे बड़े ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कीर्ति अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। उसके अलावा अमोली, संजना, विवान, स्वर्णा जी और बाकी सारे बच्चे वहाँ मौजूद थे। सब एक दूसरे से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट वहाँ आकर बोला, साहब बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस, और हमारे घर पर क्यों? स्वर्णा जी हैरान होकर सर्वेंट से पूछी, पर सर्वेंट के पास कोई जवाब नहीं था। जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ, विवान ने कहा। उसके बाद सर्वेंट बाहर गया और कुछ ही पल में माहिर के साथ एक लेडीज कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल के साथ अंदर आया। कहिए एसीपी साहब, यहाँ कैसे आने हुआ? विवान हाल में आते हुए माहिर से पूछा और माहिर ने एक नज़र देखकर जवाब दिया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ समक्ष कबाड़िया अपने केबिन में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और अपने हाथों से पेपर वेट को टेबल पर घुमा रहा था। उसके ठीक सामने उसका एक आदमी खड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, जैसा कि उस लड़की ने कहा था, वो उन तीनों को किडनैप कर चुकी है, पर वो उन्हें मारेगी नहीं, समक्ष ने कहा। पर क्यों सर, जब उसने किडनैप किया है तो मारेगी क्यों नहीं, जबकि उसका मकसद ही है उन तीनों की जान लेना, उस आदमी ने कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने, उसका मकसद है उन तीनों की जान लेना, पर अपने हाथों से नहीं।
वो उन तीनों को उस लड़की की माँ से मरवाना चाहती है जिसकी बेटी को उन तीनों ने मॉलेस्ट किया था। यू मीन निशा की माँ सुशीला शर्मा? उस आदमी ने पूछा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आगे तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता होगा। गो एंड किडनैप हर। जब वो ही नहीं रहेंगी तो वो उन्हें मारेगी कैसे? इस बीच हमें वक्त भी मिल जाएगा मेरे भाई को ढूंढने का। आखिर उस लड़की ने मेरे भाई को रखा कहाँ है? जी सर, जैसा कि आपने कहा है मैं अपने आदमियों को बोलकर उस औरत को उठवा लूँगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही समक्ष अपनी चेयर पर लीन होकर बैठ गया और ऊपर देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, एक बार मुझे मेरा भाई सही सलामत मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम अपने 7 जन्मों में नहीं भूल सकती। खन्ना मेंशन में सब सकते में थे। माहिर की कही हुई बातों पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वहाँ कीर्ति को अरेस्ट करने आया है। क्या मैं जान सकती हूँ मुझे किस जुर्म के लिए अरेस्ट करने के लिए आप यहाँ आए हैं? पीछे से कीर्ति की कड़क आवाज़ आई, जिसे सुनकर सब पीछे देखे जहाँ कीर्ति बड़े ही रौब से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। समक्ष कपाड़िया के भाई निर्वाण कपाड़िया और मंत्री के बेटे सतीश सक्सेना के किडनैपिंग के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। आई होप अब आप क्लियर हो चुकी होंगी। माहिर ने उतना ही ठंडेपन से जवाब दिया जितने ठंडेपन से कीर्ति ने सवाल किया था। कोई एविडेंस? इस बार विवान ने पूछा। जी नहीं, पर हमारे पास अरेस्ट वारंट है। सॉरी टू से मिस्टर ठाकुर, बट बिना सबूत के आप मेरी बहन को अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं अभी आपके सीनियर से बात करता हूँ, विवान ने माहिर को घूरते हुए कहा और अगले ही पल अपना फ़ोन लेकर थोड़ी दूरी पर चला गया। कुछ देर बात करने के बाद वो वापस आया और माहिर को फ़ोन देते हुए बोला, डीआईजी रॉय। माहिर ने फ़ोन लिया और अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से डीआईजी सर ने कुछ कहा जिसे सुनकर माहिर ने सिर्फ हाँ बोलकर कॉल कट कर दिया। आई होप अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि मेरी बहन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, विवान ने उसी की लैंग्वेज में उसे जवाब दिया, जिस पर माहिर बिना कुछ बोले सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। माहिर के पीछे पीछे कीर्ति भी बाहर आई। वो अपनी जीप में बैठता उससे पहले ही कीर्ति ने पीछे से उसे आवाज़ लगाया, जिसमें माहिर रुक गया और अपने साथ आए कांस्टेबल को वहाँ से जाने के लिए बोला। कीर्ति उसके पास आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हारे पास समक्ष के घर की सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें साफ दिख रहा था कि मैं निर्वाण को अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर तुमने अंदर ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है? उसकी बात सुनकर माहिर ने आसपास देखा। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखा तो उसने कीर्ति के कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लिया और उसके गालों पर अपनी उंगलियां नचाते हुए बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, वो वीडियो अभी भी मेरे पास सेफ है। मैं बस अभी तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहता था, सो जस्ट रिलैक्स। अभी नहीं का क्या मतलब? तुम बाद में मुझे अरेस्ट करोगे? कीर्ति ने उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर माहिर मुस्कुरा कर बोला, मेरे लिए फ़र्ज के बाद प्यार आता है। एंड डोंट वरी, अगर वैसी हरकतें करोगी तो ज़रूर अरेस्ट करूँगा। फ़िलहाल तुम्हें अरेस्ट ना करने का एक रीज़न है मेरे पास। और वो क्या है? कीर्ति ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर पूछा। रीज़न ये है, माहिर ने इतना कहकर अपना फ़ोन निकाला और उसमें एक ऑडियो क्लिप प्ले किया जिसमें समक्ष कपाड़िया और उस आदमी की बातों की पूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुनकर कीर्ति हैरान रह गई। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? आई मीन तुम तो रिलैक्स स्वीटहार्ट, तुम्हारा आशिक कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है। मेरे जासूस हर जगह फैले होते हैं। जाकर पहले सुशीजा जी को सेव करो। और तुम? कीर्ति ने पूछा। मुझे कुछ काम है, माहिर ने कहा और कीर्ति को गले लगाकर उससे अलग हुआ और वहाँ से जाने लगा। पर कीर्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली। टेल मी वन थिंग, तुम तो हमारे अगेंस्ट थे ना, फिर हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? रास्ते भले ही अलग हैं पर मंजिल तो एक ही है स्वीट हार्ट, उन तीनों दरिंदों को सज़ा दिलाना। और अभी भी मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ उन तीनों को सज़ा दिलानी है। माहिर ने अपनी बात खत्म की और कीर्ति के होठों को हल्का सा चूम कर वहाँ से चला गया। सुशीला जी अपने घर में बैठी मटर छील रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। वो उठकर दरवाज़ा खोलने बाहर आई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो किसी ने उनके मुंह पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। आधे घंटे बाद जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से टूटे फूटे खंडहर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पर कहीं कहीं मसाले जल रही थी जिससे हल्की हल्की रोशनी थी।
वहीं खंडहर नुमा एक कमरे में 3 लड़के उल्टा बंधे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कितने दिनों से टॉर्चर किया जा रहा हो। उन तीनों के कानों में किसी के जूतों के खटखट की आहट सुनाई दी, जिससे वो तीनों हल्का हल्का होश में आने लगे। डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। उन तीनों के सामने नमन और कीर्ति आकर खड़े हो गए। दोनों को देखकर तीनों बंधे हुए लड़के डर से गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं करेंगे। हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दें, और वो भी तुम जैसे दरिंदों को। एक पल के लिए हम आतंकवादियों को भी छोड़ दे, पर तुझ जैसे इंसान रूपी बहसी दरिंदे को तो बिल्कुल नहीं। भूख अगर पेट की हो तो हर गलती माफ़ है, पर भूख अगर जिस्म की हो तो सिर्फ और सिर्फ सजा है मौत। कीर्ति ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। वो तीनों लड़के गिड़गिड़ाने लगे, पर कीर्ति के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। उसने नमन की तरफ देखकर इशारा किया तो नमन ने उन तीनों को रस्सियों से नीचे उतारा और उन्हें घसीटते हुए जंगल के बीचों बीच ले गए। कीर्ति अपने हाथों में गन लेकर उनके पास आई और उसके कंठपट्टी पर रख कर बोली, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो अपने मन में ही दबा देना, क्योंकि वो पूरी होने से रही। देखो, अगर मेरे भाई को पता चला कि तुमने हमें मार डाला तो वो तुम्हारे पूरे खानदान को मार देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें छोड़ दो। निर्वाण अपनी अकड़ में बोला, जिस पर कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? उन्हें मारने का हक सिर्फ उस माँ को है जिसकी बेटी को तुमने इतनी बेरहमी से नोचा था, कीर्ति ने कहा और नमन से किसी को लाने का इशारा किया। नमन वहाँ से गया और कुछ ही पल में सुशीला जी के साथ वहाँ पर आया। सुशीला जी ने उन तीनों को एक साथ देखा तो उनके आंखों में खून उतर आया। कीर्ति उनके पास आई और उनके हाथों में गन देकर बोली, माँ जी, ये रही बंदूक और ये रहे आपकी बेटी के मुजरिम। यहाँ वकील भी आप, जज भी आप, और फैसला भी आप ही का होगा। सुशीला जी ने बंदूक अपने हाथ में लिया और उन तीनों के पास आकर नफरत से देखते हुए बोली, कितनी आसानी से तुम लोगों ने मेरे बेटी को मार डाला। बताओ, क्यों किया मेरी बेटी के साथ? क्या बिगाड़ा था उसने? इतने लाड प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी को, क्या क्या सपने सजाए थे, पर तुमने एक पल में मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत ही है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें भी एक औरत है। कल को अगर तुम्हारे माँ और बहनों के साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ बोलो, कैसा लगेगा? सुशीला जी ने चिल्लाते हुए जोरदार थप्पड़ उनको जड़ दिया। हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस बार निर्वाण गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ़ कर दूँ तुझे, माफ़ कर दूँ, मैं तो माफ़ भी कर दूँ, पर मेरी बेटी की आत्मा का क्या? वो तो पूरी ज़िंदगी भटकती रहेगी। और उन बाकी लड़कियों का क्या जिनके साथ तूने गलत किया? उन सब का क्या? क्या तूने उन्हें माफ़ किया था जब वो खुद को तुझसे बचाने की भीख मांग रही होंगी? क्या तूने उन्हें माफ़ किया था जब वो तेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी? क्या तुझे उन पर तरस आई थी जब तूने उनके जिस्मों को नोचा था? वो सब भी तो तेरे सामाने ऐसी ही गिड़गिड़ाई होंगी, ऐसे ही रोए होंगे, पर तूने उन सब की एक भी नहीं सुनी। सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों की अपनी हवस की आग बुझाने के लिए तूने मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ इतना गलत किया। और तुझे पता भी है, जब किसी के घर में किसी बेटी के साथ ऐसा होता है तो आसपास के 20 घरों की बेटियों के पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है, इस डर से कि कल को उनके साथ ऐसा अनर्थ ना हो जाए। कल को उनकी बेटियां हॉस्पिटल की बेड पर बेजान लेटी हुई ना मिले। हम माँ बाप कितने प्यार से अपनी बेटियों को पालते हैं, फूलों की तरह सजो के रखते हैं उन्हें, क्या क्या सपने सजोते हैं, पर तुझ जैसे हवसी दरिंदों की वजह से हम अपनी फूल जैसी बेटियों के पैरों में ना दिखने वाली ऐसी बेड़ियां बांध देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां हमसे दूर चली जाती हैं। सोचती हैं कि हम समाज और उनके बेबुनियाद नियमों की वजह से उन्हें घर में कैद कर रहे हैं, पर यह गलत होता है। हमारे दिल में तो बस एक ही डर होता है कि कल को तुझ जैसा कोई दरिंदा मेरी बेटी पर गलत नज़र ना डाले। लाख कोशिश कर ले, लाख बुराइयों से बचा ले, पर तुझ जैसे हरामजादे कहीं ना कहीं उन्हें दबोच ही लेते हैं। बस अब और नहीं, आज तुझे एहसास होगा, जब जीते जी कोई किसी का जिस्म नोचता है तो कैसा लगता है, वो तड़प कैसी होती, वो मौत कितनी भयानक होती है जो हमारी मर्जी के बिना हमें मिले। आज तुझे हर वो दर्द मिलेगी जो तूने मेरी बेटी को दी थी।
हर वो आंसू तेरी आंखों से खून का दरिया बनकर बहेगी जो तूने मेरी बेटी की आंखों से बहाए थे। सुशोला जी अपने दिल के हर एक दर्द को बयां करते हुए बंदूक के ट्रिगर को दबा दिया, जिसमें से एक गोली निकलकर निर्वाण के कंधे पर लगी, दूसरी गोली उसके पैर पर और तीसरी उसके दूसरे पैर पर। वैसे ही उन्होंने उन दोनों के भी दोनों पैरों और दोनों हाथों पर गोली मारकर उन्हें तड़पता हुआ जिंदा छोड़ दिया। तेरे बहते हुए खून के गंध को सुनकर जब जंगली जानवर आकर तेरे जिस्म को नोचेंगे तब तुझे एहसास होगा वो कैसी तड़प होती है, वो कैसी तकलीफ होती है जिसे तूने आज तक कई सारी मासूम जिंदगियों को दिया है। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए तूने ना जाने कई सारी फूल जैसी मासूम बच्चियों को ऐसे ही मौत के कगार पर ले जाकर छोड़ा है, उन्हें जीते जी जिंदा लाश बना दिया। आज तुझे हर वो पल याद आएगा जब जब तूने किसी लड़की को अपना शिकार बनाया होगा। आज तू मरेगा, तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो लड़कियां तेरे सामने चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, तड़पी होंगी, रोई होंगी, लेकिन तूने उन्हें नहीं बख्शा था। उसी तरह आज तुझे भी कोई नहीं बख्शेगा और ना ही कोई बचाएगा। यही होगा तेरा इंजाम और यही है तेरी सजाए मौत। उन तीनों को ऐसे ही तड़पता छोड़कर नमन, कीर्ति और सुशीला जी वहां से चले गए। कीर्ति का चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में जो सबके समझ से बाहर था। वो बिल्कुल शांत थी पर उसके दिल में भूचाल आया हुआ था। नहीं! एक तेज चीख के साथ समक्ष ने अपने केबिन में रखे कांच के टी टेबल को उठाकर पटक दिया। सामने टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज! जंगल से मिले 3 गुमनाम लाश जिनके जिस्म को जानवरों ने बुरी तरह नोच डाला है। पहचान कर पाना मुश्किल है कि वो लोग कौन हैं। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वो लोग टूरिस्ट थे और जंगल में जंगली जानवरों के शिकार बन गए। ऐसे ही और ना जाने क्या क्या हेडलाइन टीवी में हर एक न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी, लेकिन समक्ष ने पहले ही जान लिया था कि वो तीनों और कोई नहीं उसका भाई और उसके दोनों दोस्त ही हैं। वहीं दूसरी तरफ खन्ना मेंशन में भी टीवी पर यही न्यूज चल रही थी जिसे स्वर्णा जी के साथ साथ विवान और संजना भी देख रहे थे। अमोली कॉलेज गई थी और कीर्ति का कुछ अता पता नहीं था। वहीं कीर्ति के फ्लैट पर वो अपने रूम के कोने में बैठे बस आंसू बहाए जा रही थी। ना जाने वो कितनी देर से रो रही थी। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह कोने में बैठकर सुबक रही थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो माहिर खड़ा था। उसे देखकर वो उठी और उसके गले लग गई। माहिर उसका पीठ को सहलाने लगा। वो अभी भी रोए जा रही थी। जब वो चुप नहीं हुई तो माहिर ने उसे गोद में अपनी उठा लिया और बेड पर लाकर बैठकर उसके बगल में बैठ गया। व्हाट हैपेंड? माहिर ने उसके आंसू पोंछकर प्यार से पूछा। वो लोग मर गए, कीर्ति हकलाते हुए बोली। रोने की वजह से उसका गला रूंध गया था। इट्स गुड ना, तुम भी तो यही चाहती थी उन्हें बुरी सी बुरी मौत मिले और उन्हें एहसास हो जो उन्होंने किया वो किसी भी लिहाज से माफ़ी के लायक नहीं थे। तो फिर रो क्यों रही हो? पर उस लड़की का क्या, उसका क्या माहिर? इन्हें तो सज़ा मिल गई पर क्या वो लौट आई नहीं ना? क्यों नहीं समझता कोई यार? क्यों हम लड़कियों को खिलौना समझकर खेल जाते हैं? इसलिए मुझसे कभी किसी मर्द पर भरोसा हुआ ही नहीं और ना ही कभी होगा। मुझ पर भी नहीं? माहिर ने उसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया, जिस पर कीर्ति खामोश हो गई और कुछ पल बाद बोली, जहाँ पैदा हुई हूँ, पली और बढ़ी हूँ, वहाँ मैंने बस 2 ही मर्दों को देखा था, एक विक्रांत खन्ना और दूसरा अथर्व खन्ना, और दोनों के दोनों धोखेबाजी में अव्वल दर्जे की डिग्री हासिल कर रखी है। मेरा बाप विक्रांत खन्ना पहले स्वर्णा आंटी से प्यार करने का दावा करता था, उनसे शादी की, उनसे एक बच्चा भी हुआ और अचानक से उसका प्यार लड्डू बनकर मेरी माँ पर आ गया। शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी माँ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और जब स्वर्णा आंटी को पता चला तो उन्हें छोड़कर मेरी माँ से शादी कर ली। माँ को लगा शायद वो उनसे सच्चा प्यार करता है, पर उस जैसे मर्दों का दिल एक पर कब ठहरा है जो उसका ठहरता। शादी के बाद अथर्व मेरे और अमोली के जन्म के बाद वो माँ को टाइम देना भूल ही गए थे। माँ को लगने लगा शायद वो काम में बिजी रहते होंगे। अथर्व भी बस अपने अय्यासियों में बिजी रहता और मैंने तो कभी माँ पर ध्यान दिया ही नहीं। बची अमोली जो उस वक्त काफ़ी छोटी थी। अकेले रहते रहते माँ को अकेलेपन खलने लगा।
एक दिन वो उनके लिए लंच लेकर उनके ऑफिस गई और उन्होंने वहाँ पर उनको अपने किसी फीमेल फ्रेंड के काफ़ी क्लोज देख लिया। वो उन्हें किसी और के साथ देख नहीं पाई और उस वक्त उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि कल उन्होंने उनके साथ मिलकर स्वर्णा आंटी को भी वैसे ही धोखा दिया था। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ हमारे कर्मों का फल हमें इसी दुनिया में मिलता है और शायद उन्होंने जो गलती की थी उनकी सज़ा यही थी। वो सब देखकर उन्हें इतना गहरा धक्का लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया एंड शी इज़ डेथ। ये सब बोलते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू दरिया की तरह बह रहे थे और माहिर खामोशी से बस उसे सुन रहा था। जब कीर्ति ने आगे कहा, और मेरा भाई अथर्व, वो तो भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। यूँ नो ना संजना मैम, उनकी बहन काजल अग्रवाल, वो अपने डैड से लड़ाई करके इंडिया अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने आई थी। कुछ हद तक वो कामयाबी भी हो गई और उन्हें अथर्व से प्यार हो गया। उस कमीने पर भरोसा करके गलती कर दी उन्होंने, उसके प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। उस पर इस कदर भरोसा कर बैठी कि खुद को ही भूल गई, पर वो कमीना उनके भरोसे का लाज भी नहीं रख पाया। तुम्हें पता है उसने क्या किया? शी वाज प्रेग्नेंट थी वो, फिर भी चंद पैसों के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ उनका सौदा कर दिया और उन सब ने मिलकर उनका, आगे के शब्द कीर्ति के गले में ही अटक गए। उसकी रुलाई फूट पड़ी और वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगे। डियर रीडर, जिसे संजना, विवान, अथर्व और काजल की पूरी स्टोरी पढ़नी है वो इस सीजन के 1 को पढ़ सकता है, जो काफ़ी खूबसूरत है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। माहिर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें भी नम थी, वो समझ पा रहा था उसके दर्द को, उसकी बातों को, पर कहीं ना कहीं वो उस तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहा था जो एक लड़की को होती है। कीर्ति रोते हुए आगे बोली, तुम ही बताओ, जिस घर में पली बड़ी हूँ, मेरे अपने बाप और भाई ऐसे थे तो कैसे कर सकती हूँ मैं किसी मर्द पर भरोसा? कैसे कर सकती हूँ मैं किसी रिश्ते पर भरोसा? कैसे माहिर, कैसे कर लूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती, पर शादी नहीं माहिर, मुझे डर लगता है शादी से। डर लगता है, मुझे पता है तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, पर फिर भी दिल नहीं मानता यार, मैं नहीं कर पाऊंगी तुमसे शादी, नहीं होगी मुझसे, नहीं निभाया जाएगा मुझसे ये रिश्ता। क्या हम बिना शादी के साथ नहीं रह सकते? बोलो ना माहिर, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कीर्ति उसके कॉलर को पकड़कर झकझोरते हुए पूछी, पर माहिर खामोश रहा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों का फ़ोन एक साथ बजने लगा। दोनों ने अपना अपना फ़ोन निकाल कर चेक किया तो विवान और संजना का कॉल था। खन्ना मेंशन। लगभग आधे घंटे बाद वो दोनों खन्ना मेंशन में मौजूद थे, जहां इस वक्त हाल में ऑलमोस्ट उन दोनों से रिलेटेड हर एक सदस्य मौजूद थे, जैसे कि माहिर के मॉम डैड, कीर्ति, अमोली, विवान, संजना, स्वर्णा जी और माहिर की मंगेतर भी। सब खामोश थे। सबकी खामोशी को चीरते हुए विवान ने कहा, तो क्या सोचा है आगे तुम दोनों ने? विवान के सवाल का सीधा सीधा मतलब माहिर और कीर्ति से था। कीर्ति जो चुप चुप नजरें नीचे झुकाकर वहां पर खड़ी थी, वो विवान को देखते हुए बोली, क्या मतलब भाई? अब इतनी भी नासमझ मत बनो, हम सबको पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो एसीपी साहब, आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? और मैडम कीर्ति, आप भी अपने हाले दिल बयां कीजिए। संजना उन दोनों पर नजरें गड़ाकर पूछी तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया क्या बोले। कीर्ति चुप ही रही, पर माहिर ने यही सही वक्त समझा सब कुछ संभालने का। वो अपनी मंगेतर के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग निकाल कर उसकी हथेली पर रख कर बोला, आई एम सॉरी शालिनी, मैं जानता हूँ ये शब्द बहुत छोटे हैं, पर यह भी सच है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था कि तुम मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर जब मुझे किसी और से प्यार हुआ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ शादी करके मैं सही करूँगा, क्योंकि ये सरासर धोखेबाजी होगी तुम्हारे साथ, खुद के साथ और उस लड़की के साथ भी जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई होप तुम मुझे समझोगी। शालिनी की आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और माहिर को देखते हुए बोली, हमने आपसे प्यार किया है, पर हम ज़बरदस्ती आपको पाना नहीं चाहते, हमें आपका ये फैसला मंजूर है।
हम भी नहीं चाहते कि हम उससे शादी करें जिसके दिल में कोई और बसा हो। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी शालिनी। माहिर ने आगे बढ़कर शालिनी को गले लगा लिया। माहिर उससे अलग हुआ और कीर्ति के पास आकर बोला, वैसे तो ये बात कहने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ, लेकिन आज सबके सामने एक बार फिर अपने प्यार को कबूल करता हूँ। संजना को देखकर बोला, संजना मैम, आपने कहा था ना अगर इश्क सच्चा है तो ऐलान करो। आज ये माहिर ठाकुर सबके सामने ऐलान इश्क करता है। मुझे इस जंगली बिल्ली से प्यार हो गया है। कोशिश की थी इससे दूर रहूं, पर ना ही इसने मुझे खुद से दूर रहने दिया और ना ही मैं रह पाया। आई लव यू। हाँ मिस्टर ठाकुर, कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ लड़की के भाई भी मौजूद हैं, थोड़ा ख्याल कर लो। संजना ने खांसते हुए दोनों की फिरकी ली, जिस पर सब एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगे। अब चलिए, जब सब कुछ सामने आ ही गया है और बच्चों की भी यही मर्जी है, तो हम दोनों की भी उनकी शादी करवा देते हैं, माहिर की मां ने कहा, जिस पर कीर्ति का दिल बेचैन होने लगा क्योंकि वो अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। माहिर ने जब उसके चेहरे पर बेचैनी देखी तो वो समझ गया कि वो क्या चाहती है। स्वर्णा जी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हमेशा मैं ये सोचती थी कि काश मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं अपने हाथों से उसका कन्यादान करती, और आज मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। थैंक यू बेटी, हमारी लाइफ में आने के लिए। स्वर्णा जी भावुक हो गईं, जिसे देखकर कीर्ति उनके गले लग गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबको मना करे। सबके दिलों में एक उम्मीद बंधी जा रही थी जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। वाह, दी की शादी, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। माहिर जीजू सुन लो, मुझे जूते चुराई में पूरे 25,000 रुपये चाहिए, इससे कम नहीं लूँगी, और एक नेकलेस भी। अमोली ने भी अपनी बहन की शादी में अपनी ख्वाहिशों को जोड़ा, जिस पर अब कीर्ति ना कुछ कहना ही सही समझा। विवान ने कीर्ति से पूछा, बोल कब करना चाहती है शादी? जैसा तू चाहेगी वैसे ही होगी शादी। बाबा भाई, मैं आगे कीर्ति से कुछ भी नहीं बोला गया, इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो गई। माहिर ने आगे बढ़कर उसकी हथेली को अपनी हथेली में थाम लिया और सबको देखते हुए बोला, अभी मुझे शादी नहीं करनी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कल मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में होने वाली है और इतनी जल्दी शादी तो हो नहीं सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अभी हम दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, शादी बाद में कर लेंगे, है ना कीर्ति? माहिर की बात सुनकर पहले तो उसके परिवार वालों को ऐतराज़ हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि माहिर शादी कर ले, पर उसके साफ साफ मना करने की वजह से उन सब ने किसी भी उन दोनों पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की और सब ने उनकी बात मान लिया। सब एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो गए, जिसका फ़ायदा उठाकर माहिर कीर्ति को वहाँ से लेकर उसके कमरे में आ गया। उसे अपनी बाहों में खींचकर बोला, अब क्या प्रॉब्लम है मैडम? अब तो स्माइल कर दो यार, सब कुछ तो सेट हो गया। तुम्हें शादी नहीं करनी तो हमारी शादी के लिए प्रेशराइज भी हम नहीं करेंगे, और जब तक तुम चाहो सिंगल रह सकती हो। अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझसे शादी कर लेना, अगर नहीं बदले तो हम लिव इन में रह लेंगे। मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा। बस तुम अपने दिल से ये डर निकाल दो कि कभी मैं तुम्हें धोखा दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल के एक कोने में ये डर ज़रूर है कि तुम्हें मैं धोखा दूँगा। कीर्ति इमोशनल होकर उसके गले लग गई। तुम इतने अच्छे क्यों हो ठाकुर? थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। थैंक यू ठाकुर। ओह हेलो मैडम, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, थोड़ी रिश्वत तो देनी पड़ेगी। उसकी बातों में छुपी शरारत कीर्ति बखूबी समझ पा रही थी। वो उससे अलग हुई और उसके दोनों कंधे पर अपनी हथेली रख कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा एसीबी साहब को रिश्वत चाहिए? वैसे मैं किसी को रिश्वत तो देती नहीं, पर अब कोई इतने प्यार से मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर होले से उसके होठों को स्मूच कर लिया। इतनी सी रिश्वत से बात नहीं बनेगी, मुझे और चाहिए। अपनी बात बोलकर माहिर ने उसकी कमर को पकड़कर पीछे दीवार से सटा दिया और कीर्ति कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए और एक दूसरे के गले लग गए। आई लव यू ठाकुर, लव यू टू स्वीट हार्ट। माहिर समझ चुका था कि धीरे धीरे कीर्ति के दिमाग से ये डर निकल जाएगा। माहिर को अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था और एक दिन कीर्ति शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी
तो यार आज तो इस कहानी का लास्ट पार्ट था। आज तो आप लोग जी भर कर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कोई और एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान दीजिए।